स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी यानी समाज के ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोध में रहते हैं। समाज में रहकर हमें कौन कौन से काम करने हैं ये समाज तय करता है। समाज ही हमें अच्छे और बुरे के भाव को बताता है और हमें डर किसी और चीज़ का नहीं होता, हमें डर समाज का होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस बीच में समाज के इन नियमों के बीच में जो सबसे ज़्यादा पिसी हैं वो स्त्रियां पिसी हैं और हर पक्ष में पिसी हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उनके व्यवहार का, चाहे आर्थिक जगत हो, पिसना स्त्रियों ने ही है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये हमारा आज का पाठ है। कुतर्क, जब हम किसी बात का किसी आधार पर तर्क करें, उस बात को हम परखें कि वो सही है या गलत है, तो वो कहलाता है तर्क। लेकिन जिस बात का आधार है, हम उस बात के आधार को ना मानकर हम उस पर भी तर्क करें तो वो कुतर्क है, वो फिर तर्क नहीं है। और समाज के ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोध में रहते हैं, उनके कुतर्क क्या हैं, वो क्या कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं और क्यों नहीं दी जानी चाहिए, इसके बारे में वो अपने कुतर्क देते हैं। सबसे बड़ा कुतर्क है, लड़की पढ़ लिख कर करेगी क्या? करेगी तो चूल्हा चौका ही ससुराल में जाकर। ससुराल में जाकर इन्होंने करना तो चूल्हा चौका ही है। और ये एक बेहद बहुत प्रसिद्ध कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों की। आज शिक्षा का जो हाल आज़ाद भारत के 70 साल के बाद स्त्री शिक्षा का जो हाल हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, वो आज भी वैसा का वैसा है जैसा 70 साल पहले था। हाँ, ये है कि लड़कियां पढ़ने जाती हैं लेकिन उनको पूरी पढ़ाई नहीं कराई जाती। कई लड़कियों को 8वीं पास करा के उनको शादी की जंजीरों से बांध दिया जाता है। कई लड़कियों को जो ज़्यादा अपने आप को सभ्य परिवार समझते हैं, उन्होंने 10वीं 12वीं करवा ली। और अगर हम बीए लेवल तक की पढ़ाई को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसका अनुपात बहुत कम है। सुप्रभात आप सभी को। आज हम क्षितिज से पाठ नंबर 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ेंगे। इस पाठ को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। पाठ को शुरू करने से पहले हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। कहाँ नौकरी की? रेलवे में, क्योंकि परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। मासिक पत्रिका एक ऐसा पत्र या ऐसा लेख जो महीने में एक बार निकलती है, ऐसी पत्रिका को हम मासिक पत्रिका कहते हैं। जिसका नाम सरस्वती था, उसके ये एडिटर रहे, संपादक रहे और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वह हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक
भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। इनमें इतने सारे गुण थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत, आलाप, ये निबंध संग्रह। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्म की, दर्शन की। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित हैं। महावीर द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, है ना, कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृति के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, कुमार्गामियों को सुमार्गगामी बनाना है, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब इनके इस जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा वर्ग जो कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाने का काम करते हैं, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाते हैं, कुशिक्षितों को सुशिक्षित बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों की शिक्षा कितने बड़े स्तर की रही होगी। स्कूली शिक्षा को छोड़ दीजिए, इन लोगों ने कॉलेजों में भी शिक्षा प्राप्त की है। बड़े बड़े धर्मशास्त्रों पर, संस्कृत पर इन्होंने अध्ययन किया है। और यही लोग मानते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण समझना, कि अगर स्त्रियों को हमने पढ़ा दिया, घर की बेटियों को अगर हमने पढ़ा दिया, तो गृह का जो सुख है, जो घर का सुख है, उसका नाश हो जाता है। ये ऐसे पढ़े लिखे लोग समझते हैं। उनकी दलीलें भी इन्होंने नीचे लिखी हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी
उसकी इतनी कम शिक्षा से भी ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका परिणाम पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतः प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह के हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, नाट्य शास्त्र नाटकों पर लिखे गए शास्त्र, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। शीला और विजा
आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? षडंगर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, क्या वे अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है, समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी। ना सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है, वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें कोई यह कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती सा बात समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का क्या हुआ? स्त्रियों का क्या हुआ अनर्थ? यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का क्या हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है, तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात्यवित्तितों तथा ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, अन्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, ये बात कहती? पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसे ऐसी आशा रखते हैं कि वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए।
वाच्ये सव्या मद्वचनात् स राजा वह्न्यो वे शुद्धात्मी यत्सक्षम माँ लोकवाद श्रवण दहासी श्रुतस्य तंतिक्वम सदृश्यम कुलस्य। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? सीता का यह संदेश कटु तो नहीं, क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्यत्येव मन्यु भर्त्राग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। ना ये पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना गंवारपन का, ना अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतः स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने का मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरीक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे इस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों को ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरे होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए। ये ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर है और वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। स्त्री शिक्षा पर लिखा गया उनका ये पाठ बेहद क्रोधित करने वाला है, यानी क्रोध में कहा गया है। और क्रोध में जो भी शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पेन से निकले हैं, कलम से निकले हैं, वो बिल्कुल कटु सत्य हैं। आपको ये पाठ पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं इस पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।